गुड मॉर्निंग क्लासेस। बच्चों, आज हम आप लोगों को EPC 2 के बारे में बताएंगे। जैसे कि पहले आपको EPC 1 के बारे में बताया जा चुका है और जो आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर की लिखित परीक्षा हो रही है, इस लिखित परीक्षा के होने के बाद आपको प्रायोगिक परीक्षाओं की भी एक मौखिक परीक्षा देनी है, जिसमें आपको 3 कापियों पे, जैसा कि देवेंद्र सर ने बताया है, उसी प्रकार की 3 पतली पतली कापियों पे आपको EPC 1, EPC 2 और EPC 3 तीनों बनाकर लाने हैं। EPC 1 आपका जो है 25 नंबर का है, EPC 2 आपका जो है 15 नंबर का है और EPC 3 जो बनाएंगे, EPC 1 में आपके मैक्रो टीचिंग के बारे में देवेंद्र सर ने बताया और हेड साहब ने बताया। फिर आपको 15 अंक के EPC 2 के बारे में मैं बता रहा हूँ। और तीसरा जो EPC 3 है आपका, EPC 3 आपको जो है ड्रामा एंड आर्ट, नाट्य एवं कला है, उसके बारे में बताया जाएगा, आप लोग बताएंगे शिक्षक। तो EPC 2 इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि, अर्थात जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हम दक्ष कैसे होंगे या दक्षता में वृद्धि कैसे होगी, ये आपके प्रायोगिक कार्य जो है आपको दक्ष बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो EPC 2 में आपको जो है आपको बताएंगे हम कि जैसे आपके जो पाठ्यक्रम दिया गया है EPC 2 का, उस पाठ्यक्रम में आपके लगभग 8 शिक्षा शास्त्रियों के नाम दिए गए हैं पाठ्यक्रम में। उनमें से किसी 2 जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके बारे में आपको लिखना है, और उसको लिखना है और उसको पढ़ना भी है, क्योंकि जिन चीज़ को लिख कर लाएंगे पहले आपको कक्षाओं में उसको चेक किया जाएगा, जांच किया जाएगा। फिर जिस दिन मौखिक परीक्षा रहेगी उस दिन EPC 1, EPC 2, EPC 3 तीनों कापियों को लेकर आपको एग्जामिनर के सामने जाना है, परीक्षक महोदय के सामने जाना है, और जो चीज़ बनाए रहेंगे उनके बारे में कॉपी को देखेंगे भी और उससे मौखिक परीक्षाओं में पूछेंगे भी। तो आपको EPC 2 बता रहे हैं हम, पाठ्यक्रम के 2 शिक्षा शास्त्रों के बारे में लिखना भी है और उसको पढ़कर आना भी है। जो पाठ्यक्रम के जो 2 शिक्षा शास्त्री हैं उनमें पहला स्वामी विवेकानंद और दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर। जो हमारा शिक्षण संस्थान है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में हम लोग ने इस चीज़ को तय किया है कि हम लोगों को स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर जो 2 शिक्षा शास्त्री हैं, इन्हीं के बारे में बच्चों से बताना है और उसको आप लिखकर और पढ़कर आएंगे, जो कि मौखिक परीक्षा में इसकी मौखिक परीक्षा होगी और कॉपी को आपको दिखाना है। तो जिसमें जैसे आप ये दोनों शिक्षा शास्त्रियों के बारे में लिखेंगे तो पहले इनका जीवन परिचय आपका संक्षिप्त होना चाहिए। जैसे इनका जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ पे हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम है, इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, इनकी मृत्यु कब हुई, संक्षिप्त जीवन परिचय लिखकर आपको लाना है। EPC 2 में संक्षिप्त जीवन परिचय स्वामी विवेकानंद का भी लिख लेंगे, दूसरे में आप रविन्द्रनाथ टैगोर को, एक ही कापी पर दोनों लोगों को लिखना है तो रविन्द्रनाथ टैगोर का भी जीवन परिचय लिख लेंगे और स्वामी विवेकानंद का भी लिख लेंगे। शिक्षा दर्शन, जैसे आपको मैं जो पढ़ाता हूँ शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, उस प्रश्न पत्र में मैंने आपको शिक्षा शास्त्रियों के बारे में बताया था और उनके जीवन परिचय पहले लिखना है। फिर आपको शिक्षा दर्शन में मैंने बताया था शिक्षा क्या है। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना होता है। कई किताबों में सीखना या सिखाना भी दिया गया है। और दर्शन का अर्थ होता है देखने की क्षमता प्रदान करना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है, या दृश्यते यथार्थ तत्व मनेन, जिससे यथार्थ तत्वों की जानकारी प्राप्त हो, वही दर्शन है। इसको संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से इसको बना हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ होता है देखना। और दर्शन को अंग्रेजी में बताए भी थे, दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी लैटिन भाषा के 2 शब्दों फिलास और सोफिया से बना है, जिसमें फिलास का अर्थ होता है लव। फिलास का इंग्लिश मीनिंग क्या है? लव। और सोफिया की इंग्लिश मीनिंग है विजडम। लव मतलब होता है प्रेम और विजडम मतलब होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन है। तो शिक्षा दर्शन के बारे में लिखना है कि शिक्षा को किस प्रकार से बच्चों को देना चाहते हैं और किस प्रकार से दिया जाए कि अच्छे से अच्छा बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, और शिक्षा दर्शन का विकास शिक्षा के माध्यम से किसी चीज़ को देखने, जानने, सुनने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो। तो उनके शिक्षा दर्शन क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है। शिक्षा का अर्थ,
शिक्षा का अर्थ आपकी किताबों में मीनिंग ऑफ एजुकेशन किताबों में दिया गया है और बताया भी गया है आपको। शिक्षा के अर्थ के बारे में लिखना है, दोनों लोगों के बारे में लिखना है अलग अलग, स्वामी विवेकानंद का भी लिखना है और रविन्द्रनाथ टैगोर का, जो आप कॉपी लेंगे। तो उस कॉपी जैसा कि देवेंद्र सर ने पहले बताया कि देवेंद्र सर ने आपको APSC 1 में उस कॉपी को दिखाया था, वैसे ही पतली कॉपी रखना है। तो शिक्षा का अर्थ लिखना है। फिर शिक्षा का उद्देश्य, उद्देश्य का अर्थ जानते ही हैं, उद्देश्य वह अभिष्ट है जिसकी दिशा में हम कार्य करते हैं, अर्थात शिक्षा किस प्रकार को अपनी दिशा में कार्य करनी चाहिए। इनके अनुसार स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, ये लिखना है। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण का अर्थ भी बताए थे आप लोगों से, शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम के बीच चलने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। और विधियाँ का अर्थ होता है किसी चीज़ के नियम नियमावली के बारे में जानकारी प्रदान करना, वो विधि है। अर्थात शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधि की परिभाषा होती है, शिक्षण विधियाँ वह विद्या है जो शिक्षण को सरल, रुचिकर, बोधगम्यपूर्ण अर्थात सीखने योग्य बनाने में जो सहायता प्रदान करती है, उस विधि को हम शिक्षण विधि कहते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार क्या शिक्षण विधियाँ हैं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या शिक्षण विधियाँ हैं, अलग अलग जब दोनों का लिखेंगे तो उनके शिक्षण विधियों के बारे में लिखेंगे। शिक्षक जानते ही हैं, शिक्षक कौन है, जो शिक्षा प्रदान करता है, आपको सिखाने का कार्य करता है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार और रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। मैं बार बार दोनों को इसलिए कर रहा हूँ कि एक ही में बता रहा हूँ, जब इनका लिखेंगे तो इनके अनुसार शिक्षक लिखेंगे, जब रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखेंगे तो इनके अनुसार शिक्षक लिखेंगे। शिक्षार्थी का अर्थ होता है जो सीखने वाला हो, लर्नर, जिसको अधिगमकर्ता भी बोलते हैं, शिक्षार्थी स्टूडेंट्स भी बोलते हैं। तो शिक्षार्थी किस प्रकार के होने चाहिए, दोनों विद्वानों के हिसाब से, दोनों शिक्षा शास्त्रियों के हिसाब से। विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, विद्यालय कहाँ स्थित होना चाहिए, विद्यालय का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कि विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में शिक्षा शास्त्रियों ने बताया है। दोनों शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग लिखना है कि विद्यालय के बारे में भी लिखना है। अनुशासन, यदि आपके पास सब कुछ हो लेकिन अनुशासन ना हो तो आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप अनुशासन ही कहा गया है, अनुशासन ही राष्ट्र को या देश को महान बनाता है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर अनुशासन पैदा करे। और अनुशासन के बारे में क्या बता रहे हैं, दोनों शिक्षा शास्त्री अलग अलग लिखना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। आपका 10वां बिंदु है वर्तमान शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता। वर्तमान जो इस समय जो परिस्थिति चल रही है, प्रासंगिकता अर्थात किस प्रकार से प्रासंगिक है, इसका उपयोग हम वर्तमान समय में किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यदि हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ये मैन मेकिंग एजुकेशन, मानव निर्माण की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। ये आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं, नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। उसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर भी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा के और चारित्रिक शिक्षा के विकास के बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान समय में जो परिस्थितियाँ चल रही है, हमारे देश की परिस्थिति है, आज के नौजवानों की परिस्थिति, आज के शिक्षा शास्त्रियों की आज के शिक्षार्थियों की जो परिस्थिति है, उनमें जो समस्याएं आ रही है, अनुशासन की तरह तरह की समस्याएं आ रही है। तो यदि इनके जो शिक्षा दर्शन है या इनके द्वारा जो शिक्षा के बारे में बताया गया है, उसका यदि अनुप्रयोग या प्रयोग हम वर्तमान शिक्षा में करेंगे तो बहुत अधिक प्रासंगिक हो। तब प्रासंगिकता के बारे में लिखना है। और अंतिम आपको इसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का मूल्यों का अंकन करना, जिन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है या जिन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है या लिखा है, उसको ये हमारे लिए कितना मूल्यवान है, कितना उपयोगी है, किस प्रकार से इसको यदि हम ग्रहण करें, लागू करें तो किस प्रकार से अधिक प्रभावशाली होगा, क्या इसमें सही है, क्या और सुधार किया जा सकता है। इन चीज़ों की गणना हम मूल्यांकन में करते हैं, तो मूल्यांकन भी करना है। तो बच्चों, आज हमने आप लोगों को EPC 2 के बारे में इनहैंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि 2 के बारे में बताया। इसको अपने कॉपी पर लिख कर पहले हम चेक कराना है, इसके बाद उसको हम परीक्षक के पास जाना है। धन्यवाद।